तो आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड के संबंध में, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आए थे कि उनको जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी जाए। तो जिन जिन टॉपिक्स को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो इस प्रकार रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रहेगा जीपीएफ का ओवरव्यू, उसके बाद में रहेगा यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी, तीसरा यहाँ पर रहेगा एलिजिबिलिटी, चौथा रहेगा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, पांचवा रहेगा यहाँ पर इंटरेस्ट और छठा रहेगा यहाँ पर नॉमिनेशन। यानी कि इन 6 टॉपिक्स के बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आप जरूर देखें। यदि इन टॉपिक्स के संबंध में आपका कोई डाउट है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि आपको भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता रहे। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर ये वीडियो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड रूल क्या है, जिसका कि उपयोग आपको बहुत जगह पर हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि जो जीपीएफ है उसका ओवरव्यू क्या है। तो जीपीएफ इज ए टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड account, the benefits of which can only be availed by government employees. The rate of GPF interest is revised from time to time according to the notifications issued by the Ministry of Finance. All government servants appointed prior to 114 that come under the Department of Pension and Pensioners Welfare can avail of this scheme एंड द कंपटेटिव इंटरेस्ट रेट्स। यानी कि जीपीएफ एक ऐसा फंड है जिसका कि अकाउंट गवर्नमेंट मेंटेन करती है, और ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी की नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 या फिर उससे पहले हो चुकी है, उन सभी को जीपीएफ का लाभ यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी हैं उनको जीपीएफ का लाभ नहीं दिया गया है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू जीपीएफ का। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जीपीएफ जो रूल हैं वो कौन से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एप्लीकेबल हैं, उन सभी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कि दीज रूल्स में बी कॉल्ड द जीपीएफ सेंट्रल सर्विसेज रूल 1960। उसके बाद में दे सेल बी डीम टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन द 1 अप्रैल 1960। यानी कि ये जो जीपीएफ रूल है ये 1 अप्रैल 1960 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो जीपीएफ रूल्स हैं वो उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हैं जिनकी की नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 या फिर उससे पहले हुई है, उन्हीं के लिए जीपीएफ रूल लागू हैं। इसके बाद में नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जीपीएफ रूल लागू नहीं है। उसके बाद में all sums paid into the fund under these rules shall be credited in the books of government to an account named the general provident fund। यानी कि जो पैसा इस स्कीम के तहत इकट्ठा होता है उसे गवर्नमेंट के अकाउंट जिसका कि नाम है द जनरल प्रोविडेंट फंड, उसमें उस पैसे को रखा जाता है। और ये जो पैसा है या फिर ये जो अकाउंट है जीपीएफ अकाउंट है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसे क्या बोल सकते हैं सब्सक्राइबर वो हो जाएगा, उसके नाम से ही ये अकाउंट ओपन किया जाता है। और ये जो अकाउंट है इसमें 4 चीज़ें रहती हैं। जो सरकारी कर्मचारी है उसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट कितना यहाँ पर उसे दिया जा रहा है, उसके बाद बोनस कितना यहाँ पर मिल रहा है, और लास्ट में यहाँ पर आता है कि एडवांस एंड विड्रॉल्स फ्रॉम द फंड। यानी कि सरकारी कर्मचारी ने अपने जीपीएफ अकाउंट से कितना एडवांस लिया हुआ है और कब कब उसने विड्रॉल उससे किया हुआ है। तो ये सारी जो जानकारी है एक सरकारी कर्मचारी के जीपीएफ अकाउंट जो कि सरकार के द्वारा मेंटेन किया जाता है उसमें देखने को मिल जाती है। तो ये आपको मालूम चल गया होगा कि जीपीएफ रूल कौन कौन से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद में अगला यहाँ पर आता है कि एलिजिबिलिटी एंड सब्सक्रिप्शन, यानी कि कौन केंद्रीय कर्मचारी इसके लिए योग्य हैं, और यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी को कितना सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है जीपीएफ अकाउंट में। तो यहाँ पर कहा गया है कि टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट और जो परमानेंट सरकारी कर्मचारी हैं वो सभी यहाँ पर जीपीएफ में उनको आना जरूरी है। और यहाँ पर जो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो 1 साल की कंटिन्यू सर्विस करने के बाद में जीपीएफ अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। हालांकि अब यहाँ पर ये भी है कि जो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ही अपना अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर आपके सब्सक्रिप्शन की। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपके जो इम्यूलमेंट्स हैं जैसे कि आपकी बेसिक सैलरी और अलाउंसेस उनका आप 6% जो है वो आपके जीपीएफ अकाउंट में आप डाल सकते हैं। लेकिन आपका जो महंगाई भत्ता है उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी कि आपकी जो बेसिक पे है उसका आप यानी कि बेसिक पे प्लस आपकी जो ग्रेड पे वगैरह है उसका 6% ही आप यहाँ पर आपके अकाउंट में डाल सकते हैं सब्सक्रिप्शन के रूप में। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपके जो टोटल इम्यूलमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा आप जीपीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन यहाँ पर है कि 6% से लेकर आपके जो पूरे इम्यूलमेंट्स हैं उनको आप जीपीएफ अकाउंट में डाल सकते हैं।
उसके बाद में यहाँ पर आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 साल में 2 बार आप उसे बढ़ा सकते हैं और 1 बार आप उसे घटा सकते हैं। यानी कि आपको अमाउंट बढ़ानी है तो आप 2 बार 1 साल में कर सकते हैं, और आपको अमाउंट यदि घटानी है तो आप साल में 1 बार आपका जो कंट्रीब्यूशन है या सब्सक्रिप्शन अमाउंट है उसे आप कम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर यदि किसी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उस टाइम पर आपका जो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है उसे रोक दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आता है कि एट द ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट सब्सक्रिप्शन कैन बी स्टॉप्ड ड्यूरिंग एचपीएल लीव विदाउट पे एंड डाइस नॉन। यानी कि किसी सरकारी कर्मचारी एचपीएल पर जाता है, यदि उसे डाइस नॉन भी कर दिया जाता है यदि और वो लीव विदाउट पे पर जाता है तो उस कंडीशन में सरकारी कर्मचारी रिक्वेस्ट करता है तो उसका सब्सक्रिप्शन यानी कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसे संबंधित अधिकारी के द्वारा रोक दिया जाता है। तो ये कुछ सहूलियत यहाँ पर एक केंद्रीय कर्मचारी को दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर कि ड्यूरिंग एचपीएल और ईओएल ए प्रोपोर्शनेट सब्सक्रिप्शन सेल बी रिकवर्ड फॉर दैट पीरियड। यदि चाहे यानी कि सरकारी कर्मचारी विड्रॉल यानी जो रिकवरी स्टॉपेज करने की एप्लीकेशन नहीं देता है तो प्रोपोर्शनेट तरीके से ही आपका जो पैसा है वो यहाँ पर काटा जाएगा, यानी कि 6% से वो कम भी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि नो रिकवरी सेल बी मेड इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरिंग इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। यानी कि रिटायरमेंट के 3 महीने से पहले आपका जो जीपीएफ रिकवरी है वो रोक दी जाती है। जब 3 महीने का समय रहता है उसके बाद में आपको यानी आपके अकाउंट से या फिर आपसे किसी प्रकार की जीपीएफ रिकवरी सरकार के द्वारा नहीं की जाती है। तो ये रही बात आपके सब्सक्रिप्शन की, और कितना आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, कितना उससे घटा सकते हैं, और छुट्टी के टाइम पर किस तरीके से आपका सब्सक्रिप्शन यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर सरकार के द्वारा लिया जाएगा उसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंटरेस्ट, यहाँ पर आपको कितना मिलेगा इसके बारे में। तो यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी को बताना चाहेंगे कि वित्त मंत्रालय के द्वारा समय समय पर नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं, उन्हीं के अनुसार यहाँ पर जीपीएफ की जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिवाइज किया जाता है। तो यहाँ आपके सामने 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक जीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज की दर है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8% से लेकर 7.10% है। यानी कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ पर 7.10% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। पहले ये 8% था, फिर इसमें अब लगातार कटौती यहाँ पर सरकार के द्वारा की जा रही है, और अब मौजूदा समय में जीपीएफ पर 7.10% के हिसाब से इंटरेस्ट सरकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा है, जिसका कि भुगतान सरकार के द्वारा हर 3 महीने में यानी कि आप बोल सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पर इंटरेस्ट रेट का यहाँ पर सरकार के द्वारा रिव्यू किया जाता है, और उसके बाद में सरकारी कर्मचारियों को इसका भुगतान किया जाता है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर है आपका नॉमिनेशन, एक सरकारी कर्मचारी अपने जीपीएफ अकाउंट में किस तरीके से किसका नॉमिनेशन कर सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ए सब्सक्राइबर सेल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द फंड सेंड टू द अकाउंट्स ऑफिसर थ्रू द एचओडी ए नॉमिनेशन कन्फर्मिंग ऑन 1 or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the fund in the event of his death before that amount has become payable or having become payable has not been paid। यानी कि सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने एचओडी के थ्रू या फिर एचओडी के द्वारा उनके जो पेड अकाउंट ऑफिस है उसमें अपना जो नॉमिनेशन है, फिर चाहे वो फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, उसका नॉमिनेशन वो भेज सकता है, और उन्हीं को ही वो पैसा जो है जीपीएफ का जो पैसा है वो मिलेगा एक सरकारी कर्मचारी की डेथ हो जाने के बाद में। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि इफ़ मोर देन 1 person इज नॉमिनेटेड द अमाउंट और शेयर पेबल टू ईच शुड बी इंडिकेटेड क्लियरली। यदि सरकारी कर्मचारी ने एक से अधिक लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है तो हर एक व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा, कितना शेयर मिलेगा, इसकी राशि भी नॉमिनेशन में इंडिकेट होना जरूरी है। और एक सरकारी कर्मचारी यदि वो चाहे तो किसी भी समय पर किसी भी नॉमिनेशन को वो कैंसिल कर सकता है, और कैंसिल करने के बाद में वो एक फ्रेश नॉमिनेशन भी यहाँ पर कर सकता है। तो एक सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर काफ़ी अच्छी छूट दी हुई है नॉमिनेशन के बारे में। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग फैमिली कैन नॉमिनेट ओनली मेंबर्स ऑफ फैमिली। यदि एक सरकारी कर्मचारी के फैमिली है तो वो सरकारी कर्मचारी अपने फैमिली मेंबर्स को ही नॉमिनेट कर सकता है जीपीएफ पैसे के लिए। और यदि किसी सरकारी कर्मचारी जिसको कोई फैमिली नहीं है वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो एक कंपनी हो या फिर एक एसोसिएशन हो या फिर एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो या फिर एक चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर कोई फंड हो, उसको नॉमिनेट यहाँ पर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यदि एक सरकारी कर्मचारी के फैमिली है, यानी सरकारी कर्मचारी की फैमिली है, तो अपनी फैमिली मेंबर्स को ही जीपीएफ पैसे के लिए नॉमिनेट कर सकता है। जिसके फैमिली नहीं है वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी थर्ड पार्टी को नॉमिनेट यहाँ पर कर सकता है जीपीएफ
पैसा प्राप्त करने के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जीपीएफ के बारे में, जिसके बारे में आपको आज इस वीडियो में जानकारी दी गई है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। कुछ आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, और इससे अगले वाले वीडियो में हम जीपीएफ के बारे में और आप जानकारी आपको देंगे कि किस तरीके से आप जीपीएस से एडवांस ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से आप जीपीएफ पैसा जो है वो विड्रॉल करना है, कौन कौन से फॉर्म यहाँ पर भरने हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और एक बार फिर से आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।